क्लास 9th। मेरी एसएसटी की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, पीपल ऑफ रिसोर्स को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक ह्यूमन अपनी कंट्री को किस तरीके से आगे बढ़ा सकता है और ये ह्यूमन रिसोर्स है वो किस तरीके से एसेट में हमारी कंट्री के लिए हम वर्क कर सकते हैं। आइए हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही अच्छा स्टोरी समझी थी जो कि इसका नाम था स्टोरी ऑफ शकल। स्टोरी ऑफ शकल में भी हमने देखा था कि शकल बहुत ही एजुकेटेड था और अपनी एजुकेशन से ही उसने अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाया और अपनी सोसाइटी की ग्रोथ में भी उसने कंट्रीब्यूशन दिया था। अब हम एजुकेशन के बारे में ही आगे हम जानेंगे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस तरीके से एजुकेशन वर्क करती है, हेल्थ और स्किल किस तरीके से वर्क करती है वो ही हम देखते हैं। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में कहा गया है कि द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेरी rate health of a person indicate by the life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. The quality of population ultimately decide the growth rate of the country and literacy and health population are an asset के रूप में हम देखते हैं। यानी कि आज की हम हमारी क्लास में जनसंख्या की गुणवत्ता को देखेंगे कि हमारे इंडियन कंट्री में भी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज है तो उस पॉपुलेशन के अंदर क्या क्वालिटी डेवलप की जाए कि हम हमारे कंट्री की ग्रोथ रेट को हम इंक्रीज़ कर सकें। वो कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से कंट्री के लिए एक एसेट के रूप में यानी कि एक संपत्ति के रूप में आ सके। तो हम देखेंगे साक्षरता दर को, उनकी जीवन प्रत्याय की दर को एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, हम सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी कब इंक्रीज हो सकती है एजुकेशन देने से। तो हम यहाँ देखेंगे कि एजुकेशन में गवर्नमेंट ने बहुत से अच्छे प्रयास किए हैं, बहुत अच्छा योगदान दिया है एजुकेशन में। तो वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कि इंट्रोड्यूस सर्व शिक्षा अभियान। गवर्नमेंट ने 6 से लेकर के 14 एज वालों के लिए बहुत ही अच्छी एजुकेशन पॉलिसी स्कीम बनाई गई है, एक अभियान के रूप में बनाया गया जिससे कि एक अच्छी एजुकेशन सबको मिल सके। सेकंड उनका ये योगदान है कि मिड डे मील की स्कीम चलाई गई। तो मिड डे मील स्कीम से क्या होगा, हर एक बच्चा है जो हेल्दी रहेगा, कंटिन्यू स्कूल आ सकेगा, तो इससे क्या होगा एजुकेशन उनको प्रॉपर रूप से मिल सकेगी। थर्ड आता है हमारा कि फोकस किया गया है हायर एजुकेशन को, जो कि पूरे 12th प्लान के रूप में हम देखेंगे। आगे कहा गया है कि फोर्थ उनका योगदान ये है गवर्नमेंट का कि सेटअप किए गए हैं नवोदय विद्यालय। हम देखते हैं कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट में नए नवोदय स्कूल्स या फिर एक नई स्कूल ओपन किए गए हैं और अधिकतर ये है कि हम देखते हैं कि गर्ल्स के एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है गवर्नमेंट ने कि जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतना ही अच्छी हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी होगी। ठीक है, फिफ्थ हम देखेंगे कि इंक्रीजिंग एजुकेशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने अपने एजुकेशन में एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा आगे इंक्रीज़ कर दिया है। जैसे कि बजट में भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा सहयोग रहता है गवर्नमेंट का केवल एक एजुकेशन में भी। तो ये हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हमने देखा कि शिक्षा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट थी जिसमें कि एक नए क्षेत्र को खोलना, नई आकांक्षाएं, जीवन के विकसित मूल्य प्रदान करना, यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाना, शासन की दक्षता को बढ़ाना, लड़कियों पर विशेष जोर देकर के उनकी प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंचाना और उनकी गुणवत्ता को आगे बढ़ाना। हर ज़िले में हम देखेंगे कि नवोदय विद्यालय जैसे काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट ने सुविधाएं दी है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल छात्रों को ज्ञान और कौशल से संबंधित उनकी व्यवस्थाएं की गई है। आगे हम देखेंगे
कि लिटरेसी रेट ये होती क्या है। यहाँ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि लिटरेसी रेट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु कैन रीड एंड राइट, कि पूरे पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसी पॉपुलेशन है कि कितने परसेंट ऐसी पॉपुलेशन है जो कि अपने से पढ़ और लिख सकती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन में एक्सपेंड किया है, यानी कि अपने बजट में पहले जब 1951 में केवल अपने बजट का 0.64% ही इन्वेस्ट करती थी, पर अब गवर्नमेंट, जबकि मैं बात करूं 2015-16 की, जो कि 3% अपना पूरा एक पोर्शन एजुकेशन में इन्वेस्ट करती। तो इससे क्या होगा, हमारे एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होगी। तो आगे हम देखेंगे कि इंडियन लिटरेसी रेट में हम देखेंगे कि पहले केवल, ये सभी चीज़ें आपकी बुक्स में भी बताई गई है, यहाँ मैं डायग्राम से आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि यहाँ डायग्राम कहीं ना कहीं हमें याद हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1951 में, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हमें याद भी करने होते हैं। तो 1951 में 80% ही केवल ऐसी थी जो साक्षरता दर बताई गई है, पर अब हम यहाँ देख सकते हैं 2010 में कि 74, जो कि बहुत बड़े एक लेवल में इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, आगे हम मेल और फीमेल में के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। अगर मैं एक रूरल और अर्बन एरिया के हिसाब से देखूं तो अब यहाँ पे रूरल एरिया में भी काफ़ी अच्छी साक्षरता दर बढ़ाई गई है। या किसी की स्टेट वाइज कहूँ तो केरला में बहुत अच्छी 2011 के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो एक अच्छी ग्रोथ की गई है एजुकेशन में। अब हम बात करेंगे हेल्थ के लिए। यहाँ भी हमने सबसे फर्स्ट देखा जो कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में, कि क्वालिटी अगर लानी है पॉपुलेशन में तो सबसे पहले एजुकेशन को बढ़ाना होगा। अब सेकंड बात आती है कि एजुकेटेड है, पर कोई भी पर्सन अगर हेल्दी नहीं होगा तो वो कभी भी एजुकेटेड नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे किस तरीके से हेल्थ में या हॉस्पिटैलिटी में, अगर हॉस्पिटल में अगर हम इंक्रीज़ करें तो किस तरीके से हमारा कोई भी पर्सन है वो एजुकेटेड हो सकता है। तो हेल्थ में कहा गया है कि बीइंग हेल्दी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट बीइंग एजुकेटेड। एजुकेटेड होने के लिए हेल्दी होना, क्योंकि जब हम हेल्दी होंगे तभी हम प्रॉपर रूप से स्टडी कर पाएंगे, कंटिन्यू स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ यही कहा गया है कि the health of a person help him to realize his and her potentially, ठीक है, and the ability to find illness, he या she will not be able to maximum output to the overall growth of the organization। तो हम हमारे अंदर हमारे अच्छी हेल्थ होगी, हमारे अंदर कैपेसिटी होगी अगर इतनी कंटिन्यू स्टडी करने की, तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम चला करके हेल्थ को भी इंक्रीज़ किया है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड क्लिनिक इन रूरल और अर्बन एरिया। रूरल एरिया के और अर्बन एरिया में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल या क्लिनिक खोल दिए गए हैं जिससे कि बहुत अच्छी सुविधाएं हॉस्पिटल सेक्टर में उनको मिल सके, हेल्थ के लिए उन्हें मिल सके। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि रेगुलर फ्री हेल्थ चेकअप एंड हेल्थ चेकअप की भी बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई है। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज। बहुत सी, अब पहले 1-2 ही मेडिकल कॉलेजेस होती थी जो इतनी ज़्यादा दूरी में होती थी कि हम वहाँ नहीं जा पाते थे, पर अब बहुत से स्टेट में बहुत से मेडिकल कॉलेजेस खोल दी गई है जो कि आसानी से स्टूडेंट वहाँ जा कर के अपनी एजुकेशन को और अपनी हेल्थ के प्रति जो एजुकेशन है उसको इंक्रीज़ कर सके। अब थर्ड हमारा पॉइंट आता है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारा लास्ट है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में। फर्स्ट हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा कि एजुकेशन को जब हम इंक्रीज़ करेंगे, और सेकंड हमने देखा कि हेल्थ को किस तरीके से हम इंक्रीज़ कर, हेल्थ के में हम किस तरीके से इन्वेस्ट करके एक ह्यूमन को एक क्वालिटी दे सकते हैं। आगे हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब हम
जब कोई भी व्यक्ति अपने सर्वाइवल के लिए अपनी इच्छा अनुसार कोई भी जॉब चाहता है या फिर कोई भी वर्क करना चाहता है पर फिर भी उसे वह जॉब नहीं मिल पाती, तो वो ही क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे कि मैं हिंदी में कहूँ बेरोजगारी। तो कहा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्वायर व्हेन ए पर्सन हु इज एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क्स इज अनेबल टू फाइंड द जॉब। अच्छा एजुकेटेड है पर्सन, हेल्थ के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा है, पर उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या जो वो अपनी इच्छा से उसे जॉब नहीं मिल पाती है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है, बेरोजगार या अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अनएम्प्लॉयमेंट किस लाइन के व्यक्ति को हम कहेंगे, जैसे कि हम कहेंगे कि द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपुल फ्रॉम 15 ईयर टू 59 ईयर। तो यहाँ कहा गया कि 15 साल से लेकर के 59 ईयर के जो भी पर्सन है, अगर वह अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे तो वो सभी क्या कहलाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। पर वो कैपेबल है, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अब काम करना चाहता है बट वह नहीं कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अगर मम्मी है, वो अगर घर का ही काम करना चाहती है, उनकी इच्छा नहीं है बाहर जाकर के कोई भी वर्क करने की, तो वह अनएम्प्लॉय नहीं कहलाएगी। पर हाँ, उनकी बाहर काम करने की इच्छा है, वो अच्छी एजुकेटेड है, पर उन्हें उनके कैपेबल के अकॉर्डिंग ये जॉब नहीं मिल पा रही, तब वह क्या कहलाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट के अगर हम लाइन देखें कि कब से कब तक का है, तो 15 साल से कोई भी छोटा व्यक्ति अभी वो उस अपनी एजुकेटेड नहीं होता है एक अच्छी जॉब के लिए, तो 15 ईयर से 59 ईयर्स के पर्सन को हम एक अनएम्प्लॉयमेंट लाइन में हम देखते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल वो आर विलिंग टू वर्क एट द गोज वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। ठीक है, यानी बेरोजगारी के लिए कहा गया है कि जब जो लोग मजदूरी पर काम करने को तैयार है लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी कहेंगे। देखिए, यहाँ तक तो हमने समझा कि बेरोजगारी क्या होती है। अब हम देखेंगे कि बेरोजगारी के टाइप्स कितने। तो हम 3 टाइप्स में बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट को डिवाइड करेंगे। अर्बन एरिया और रूरल एरिया के अकॉर्डिंग हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिवाइड करेंगे। तो रूरल एरिया में हम देखेंगे कि 2 टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार केवल ये पूछा जाता है कि रूरल एरिया में किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी किस तरीके की होती है और अर्बन एरिया में किस तरीके की बेरोजगारी होती है। तो हम यहाँ देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट 3 टाइप्स में होते हैं, जिसको कि हमने रूरल और अर्बन एरिया में डिवाइड किया हुआ होता है। तो रूरल एरिया में हम देखेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और सेकंड हो जाएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और अर्बन एरिया में हम देखेंगे कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है आगे हम देखते हैं। कहा गया इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया, हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इन केस ऑफ रूरल एरिया देयर इज सीजनल एंड डिसगाइज्ड unemployment. Urban areas have a mostly educated unemployment. तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आइए हम देखते हैं। हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। यानी कहा गया कि 1 ईयर में अगर 12 मंथ है, उसमें से 6 मंथ या 8th मंथ वह अपना वर्क कर पा रहा है, बट 2 या 3 महीने के लिए या 4 या 6 महीने के लिए, यानी कुछ मंथ वो वर्क कर रहा है, कुछ मंथ वो ऐसे फ्री ही बैठा है, वो कोई जॉब नहीं कर रहा, तो वो क्या कहलाएगा, सीजनल। ऐसा केस हम कहाँ दे सकते हैं, हम अभी बताया कि रूरल एरिया में। क्यों ऐसा कि फार्मर जो होते हैं वो एक सीज़न के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कोई भी फसल का प्रोडक्शन करते हैं। तो चावल का जब भी अगर उन्हें प्रोडक्शन करना है राइस का, तो वो उस सीज़न में तो वो वर्क करेंगे, पर जब वो सीज़न चला जाता है तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो कोई भी वर्क नहीं करते, तो वो क्या कहलाते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉय कहलाते हैं। पीपल डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। देयर आर सर्टन बिजी सीजन व्हेन शोइंग, हार्वेस्टिंग एंड वीटिंग। ठीक है, सर्टन मंथ डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंड एज एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से भी समझा दिया जाता है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में कहा गया है कि एक्वायर व्हेन द पीपल आर अनएम्प्लॉयड एट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। तो
आई होप समझ में आ रहा होगा आपका। अब सेकंड हम पढ़ते हैं रूरल एरिया में ही, जो कि कहा गया है कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में हम यहाँ ऐसे कहें कि सपोज ये राजेश है, राजेश के घर में 8 पर्सन है, पर केवल 4 ऐसे वर्क पर्सन है जो जाकर के खेती कर सकते हैं। मैं सपोज करूँ कि 8 जने ऐसे हैं, बट उसमें से अगर 4 जाकर के भी उस खेत में जाकर के खेती करके आते हैं, कटाई वगैरह करके आते हैं, तब भी उतनी ही कमाई होगी। उसी काम को 8 जने मिलके करें तब भी उतनी ही प्रोडक्शन होगा, क्योंकि जो फसल जितने एरिया में लग चुकी है उसे चाहे 8 जने उसे कटाई करके फसल को लाए या फिर 2 जने लाए, वर्क उतना ही होगा, प्रोडक्शन उतना ही होगा, इनकम उतनी होगी। यानी वो 4 जने वर्क करते हुए दिख रहे हैं पर उनका कोई यूज नहीं आ रहा है। इससे बेटर अगर वो 4 जने कहीं और जा कर के काम करे, कुछ और जॉब करे, तो उन्हें अब अलग से पैसे मिले। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम क्या कहेंगे, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जो छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। हमें 8 जने वर्क करते हुए दिख रहे हैं, बट उनके 4 से भी वो काम हो सकता है। ठीक है, तो कहा गया है कि पीपुल अपेयर टू द एम्प्लॉयड, दे हैव एग्रीकल्चर plot where that they find work. This usually happens among family member engaged in agriculture activity. The work required the service of 5 people but engage 8 people. वहाँ 5 people की आवश्यकता है पर 8 people लगे हुए हैं, तो ये 3 peoples are extra है। Those 3 people also work in the same प्लॉट एज द अदर। अगर वही कहीं अदर प्लॉट में जाकर के काम करे तो उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। इफ 3 पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड्स विल नॉट दिस लाइन। अगर वह 3 व्यक्ति अगर चले भी जाते हैं तो भी उनके प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। वही कहा गया है कि इसे हम हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, जो कि कहा गया है कि 8 जने की हमें आवश्यकता होती है पर 3 लोग जो एक्स्ट्रा है वो वहाँ योगदान दे भी रहे हैं, उनको हटाने में भी उनके प्रोडक्शन में कोई भी तरीके की गिरावट नहीं आती। तो इस क्षेत्र में 5 लोगों की सेवा की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त 30 जो बेरोजगारी है वह क्या कहलाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाएगा। अब बात आती है हमारी अर्बन एरिया की। ठीक है, जो कि कहा गया है कि वहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। अर्बन एरिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉइंग कैसे होते हैं, अनएम्प्लॉय अमंग पीपल विथ एन एकेडमिक डिग्री, यानी कि एक एकेडमिक डिग्री मिली हुई है, वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बट उनकी लेवल का, उनकी कैपेसिटी का कहीं भी उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है, तो वह क्या कहलाएगा, एजुकेटेड है पर वह वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहलाएंगे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, कि पढ़े लिखे बेरोजगार हम वहाँ उन्हें कहेंगे। अर्बन एरिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉय हैव बिकम ए कॉमन phenomenon. Many youth with matriculating education and post graduation degrees are not able to find job. तो अच्छे एजुकेटेड है पर वह अपनी क्या कर पा रहे हैं, अपनी मैन पावर के हिसाब से अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी टेक्निक को जानते हैं, सब चीज़ है पर उन्हें स्किल भी है पर उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। तो यहाँ कहेंगे कि एक मैट्रिक है, एजुकेटेड, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी है, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, यानी कि स्नातकोत्तर की बेरोजगारी मैट्रिक के बीच की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है। जब विरोधाभासी जनशक्ति की स्थिति को कुछ श्रेणी में जनशक्ति के अधिशेष के रूप में देखा जाए, जो दूसरों से जनशक्ति की कमी के साथ मौजूद होते हैं, तो एक तरफ तकनीकी रूप से योग्य व्यक्ति के बीच में बेरोजगारी आ जाती है, यानी उनकी कौशल में कोई कमी नहीं है बट उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है कोई भी पॉपुलेशन को, तो वो हम देखेंगे। यहाँ 4 पॉइंट है। कहा गया है कि वेस्ट ऑफ मेन पावर ऑफ रिसोर्स, जो इतना अच्छा मैन पावर है पर वह यूज़ नहीं आ पा रहा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, बेरोजगारी के कारण वो एक वेस्ट जा रहा है अच्छा रिसोर्स। ठीक है, सेकंड हम कहेंगे राइज इन द फीलिंग ऑफ डिस्प्रेस अमॉन्ग द यूथ। एक यूथ है जो यंग व्यक्ति है, वो अगर अपनी, क्योंकि हर एक पर्सन को सर्वाइव के लिए पैसे की आवश्यकता होती है पर वो उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही, तो वो कहीं ना कहीं एक डिप्रेस हो रहे हैं, तो डिप्रेशन की जो केसेस है वो भी काफ़ी बढ़ रही हैं। थर्ड हम कहेंगे कि इंक्रीज इन
इकोनॉमिक ओवरलोडेड, इकोनॉमिक को क्या हो रहा है, ओवरलोडेड हो रहा है, क्योंकि वहाँ कमाने वाले कम हो रहे हैं पर वहाँ पे खर्च करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमिक में भी क्या हो रहा है, ओवरलोडेड हो रहा है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है हमारा राइज इन क्रिमिनल एक्टिविटी। अगर कोई भी पर्सन उसे जॉब नहीं मिल पा रही है तो वहाँ हम देखेंगे कि क्योंकि सर्वाइव करने के लिए तो पैसे की आवश्यकता है, पर वहाँ उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या करते हैं, कुछ अदर ऐसे केसेस बढ़ जाते हैं, ऐसे वर्क करने लग जाते हैं जो कि क्रिमिनल होते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को ये मेरी क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने यही समझा कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी यानी कि जनसंख्या के को अगर बढ़ी हुई जनसंख्या भी है पर उसे किस तरीके से रिसोर्स में बदल सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट अपने पार्ट में भी पढ़ा था इस वीडियो लेक्चर के। तो वहाँ हमने देखा था कि शकल और विलास की हमने स्टोरी पढ़ी थी। शकल को किस तरीके से एजुकेशन मिली, हेल्थ सेक्टर स्किल मिली, तो वहाँ उन्होंने क्या किया था, एक अच्छा डेवलपमेंट कर पाए थे। तो वही स्टोरी को यहाँ पे एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाहा है कि कोई भी एक ह्यूमन भी यानी कि एक मनुष्य भी किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर सकता है। अगर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हम एजुकेशन और हेल्थ में अगर कर दें तो वह हमारी जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन भी है वो भी एक क्वालिटी के रूप में आएगी। इसी के साथ में ही आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।